मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट आपके लिए लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा माइनिंग मेट एग्ज़ाम और माइनिंग फोरमैन एग्ज़ाम के लिए। तो जो लोग माइनिंग मेट या माइनिंग फोरमैन एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें ताकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ माइनिंग एम्प्लॉइज अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स शैल बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन डैश। यानी कि जो माइनिंग एम्प्लॉय का उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाता है उन लोगों के लिए पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी पीएमई कितने साल में एक बार होता है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे डाउट हो रहा होगा मन में कि 60 साल हो गया तो रिटायर्ड हो गया, फिर उसका क्या पीएमई होगा। तो दोस्तों, ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग जो कि रिटायर्ड होने के बाद भी कुछ कंपनी में कैजुअल हिसाब से ज्वाइन भी करते हैं, जैसे उनका एक्सपीरियंस हो, इनका जो तजुर्बा है माइनिंग उनका जो एक्सपर्टाइज को यूज़ करने के लिए जो रिटायर्ड पर्सन है उन लोगों को भी माइंस में नौकरी दिया जाता है, वो लोग भी काम करते हैं। तो उस केस में जिनका उम्र 60 साल हो गया माइनिंग एम्प्लॉय का, उनका पीएमई यानी कि पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली 5 साल में एक बार होता है, और जो लोग का एज 45 हो जाता है उनका 3 साल में एक बार पीएमई होता है। तो इस केस में जिनका उम्र 60 साल हो गया है और माइंस में काम कर रहे हैं, उनका पीएमई कितने साल में एक बार होगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है? एवरी ईयर, 2 ईयर्स, 6 मंथ, 3 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एवरी ईयर, यानी कि ऑप्शन ए। यानी कि जो लोग का उम्र 60 साल हो गया है उस माइनिंग एम्प्लॉय का पीएमई साल में एक बार ज़रूर होता है, यानी कि वंस इन एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन एट सरफेस माइंस शुड बी टू अचीव डैश। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जो हम लोग माइंस में सरफेस माइनिंग में करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए ऑप्टिमम फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन बी मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी रिडक्शन इन ओवरऑल माइनिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी ओनली ए एंड सी, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सरफेस माइनिंग में? ऑप्टिमम फ्रैगमेंटेशन, यानी कि अच्छे से अगर फ्रैगमेंटेशन के मतलब जो मटेरियल ब्लास्टिंग होने के बाद जो टुकड़ों में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा जो परिवेश है, पर्यावरण है, उसको मिनिमम डैमेज हो। तीसरा रिडक्शन इन ओवरऑल माइनिंग कॉस्ट, जो ओवरऑल माइनिंग कॉस्ट होता है, माइनिंग में जितना सारा ऑपरेशन होता है उसके लिए जो पैसा लगता है वो सब मिला के ओवरऑल माइनिंग कॉस्ट होता है, तो उसको उसमें कमी करना, यानी कि रिड्यूस करना। अब तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये तीनों ही ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्टिमम फ्रैगमेंटेशन भी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ऑब्जेक्टिव है, एनवायरनमेंट को जितना हो सके मिनिमम डैमेज वो भी ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल माइनिंग कॉस्ट में कमी करना यानी कि उसको घटाने में मदद करना, ये भी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें जितना भी जो तीनों ऑप्शन दिया है सब सही है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द टूल्स इन रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या टूल के हिसाब से यूज किया जाता है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं? ये ऑप्शन जो दिया गया है, वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट, यानी कि जो वर्कमैन इंस्पेक्शन करने के बाद जो फॉर्म यू में रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको रिस्क मैनेजमेंट के टूल के हिसाब से
काउंट किया जाता है। ऑप्शन बी, ये मतलब ऑप्शन दे जो दिया है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ऑप्शन बी सेफ्टी ऑफिसर्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो माइंस का सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो जो जब भी इंस्पेक्शन किए होंगे उनका जो रिपोर्ट होता है, रिटन रिपोर्ट होता है, उसको हम रिस्क मैनेजमेंट का टूल के हिसाब से यूज करते हैं। तीसरा बोल रहा है MOM ऑफ सेफ्टी कमेटी। MOM मतलब क्या है? मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि मीटिंग में जो डिस्कशन होता है सेफ्टी कमेटी का। जैसे जानते हैं कि हर महीना एक सेफ्टी कमेटी मीटिंग रहता है, तो उस सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलता है उसको हम रिस्क मैनेजमेंट का टूल के हिसाब से यूज करते हैं। ये ऑप्शन दे रहा है, लास्ट में दे रहा है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो दिया है, तीनों रिस्क मैनेजमेंट जब हम करते हैं सभी को एज ए टूल हम लोग यूज करते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट में लिखता है कि क्या हजार्ड वो आइडेंटिफाई किया, वो भी जब रिस्क मैनेजमेंट मतलब पहले हमको हजार्ड आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद उसका रिस्क असेस करना है, उसके बाद उसका रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाना है, टाइमलाइन सेट करना है और रिस्क को कम करना है। तो ये सब ये प्रोसेस के दौरान वर्कमैन अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो फॉर्म यू में क्या मेंटेन किया, क्या हजार्ड मेंशन किया, वो हजार्ड किस एक्टिविटीज़ में हो सकता है, या एक हजार्ड अगर आइडेंटिफाई हुआ है और किस किस जगह पे सेम टाइप का हजार्ड हो सकता है, ये भी उसी रिपोर्ट से एक हमको सुराग मिलता है। तो इसीलिए इसको भी एक टूल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। उसी तरह सेफ्टी ऑफिसर जो अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन जो भी रिपोर्ट किए होंगे, जो भी मेंशन किए होंगे, उसको भी हम एक टूल के हिसाब से यानी कि उसके ऊपर पे भी हम क्या क्या हजार्ड उसमें था, क्या उसमें एक्सीडेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी था, अगर वो होता तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता था। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट करने के दौरान हम लोग कंसीडर करते हैं। सेम उसी लाइन में भी सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में भी जो डिस्कशन हुआ, जो भी मेंबर जो पॉइंट रेज किया मीटिंग में, वो सब चीज़ रिस्क मैनेजमेंट के दौरान हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डैश, यानी कि रिस्क जो हम बोलते हैं, रिस्क स्कोर जो निकालते हैं, वो क्या क्या चीज़ का एक मल्टीप्लिकेशन है। ऑप्शन ए बोल रहा है सिवियरिटी एंड लाइक्लीहुड, ऑप्शन बी बोल रहा है रिस्क एंड हजार्ड, ऑप्शन सी बोल रहा है सिवियरिटी एंड LTI, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रिस्क इक्वल टू सिवियरिटी इंटू लाइक्लीहुड। ठीक है, इसका और भी एक फार्मूला है, ये कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, आप इसको याद कीजिएगा। पहला तो जो फार्मूला अभी पता चला, क्योंकि ऑप्शन ए सही है, यानी कि रिस्क स्कोर कैसे निकलता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है सिवियरिटी इंटू लाइक्लीहुड। ठीक उसी लाइन में सिवियरिटी का जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर, यानी कि कितना प्रोबेबल है, कितना होने का चांस है, इंटू एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब कितना टाइम उस हजार्ड के साथ एक्सपोज हो रहा है अब आदमी। जैसे मान लीजिए एक हजार्ड हम आइडेंटिफाई किए, ठीक है, पहली बात ये तो प्रोबेबिलिटी कितना है होने का, इसके बाद एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम मतलब कितना दिन में 8 घंटे में कितना घंटा होता है, या एक दिन में कितना बार, या एक वीक में कितना, मतलब कितना समय तक वो जो हजार्ड के साथ आदमी लोग जो जिस रिलेटेड का हजार्ड आइडेंटिफाई हुआ है उस हजार्ड के साथ कितना एक्सपोजर रहता है, उसी का मल्टीप्लिकेशन है सिवियरिटी। तो प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर हो गया सिवियरिटी, और उसके साथ अगर लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रिस्क। ठीक है, यानी कि रिस्क बोलने से सिवियरिटी इंटू लाइक्लीहुड, जो कि ऑप्शन
ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम डैश। जो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग के डिवाइस के बारे में हम बोलते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करता है? मशीन इक्विपमेंट को या डंपर को? ऑप्शन ए हेड टू टेल कलिजन। हेड टू टेल कलिजन का मतलब समझ रहे हैं? हेड टू टेल कलिजन का मतलब मान लीजिए कि एक डंपर का जो सामने वाला पोर्शन हो गया उसका हेड, और जिसके साथ ये टकराएगा दूसरा डंपर का उसका जो बैक रियर साइड जो है उसका टेल, तो ये है हेड टू टेल कलिजन। ऑप्शन बी टेल टू हेड कलिजन, यानी कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसका पिछवाड़ा, उसका पीछा क्या बोलते हैं उसका रियर, और उसके पीछे जो डंपर है उसका हेड यानी कि सामने वाला पोर्शन। ठीक है, बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी में दिया रहा है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ व्हीकल, यानी कि व्हीकल का अनकंट्रोल मूवमेंट, यानी कि बिना कंट्रोल का जो उसका मूवमेंट है उससे प्रोटेक्ट करता है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। ये ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, दोनों बोथ ए एंड बी केस में प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस डंपर को बचाता है। ऑप्शन ए में क्या है? हेड टू टेल कलिजन। ऑप्शन बी में क्या है? टेल टू हेड कलिजन। ठीक है, हेड टू टेल कलिजन, टेल टू हेड कलिजन, दोनों से प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस डंपर को सेव करता है या प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कट ऑफ ग्रेड। कट ऑफ ग्रेड इज डैश। हम जो बोलते हैं ना कट ऑफ ग्रेड माइंस में हमारा ओर का, तो उसका ओर का कट ऑफ ग्रेड मतलब क्या? ऑप्शन ए बोल रहा है द ग्रेड ऑफ ओर अल्टीमेटली फेड टू द बेनिफिकेशन प्लांट। जो बेनिफिकेशन प्लांट को जो जिस ग्रेड का ओर को हम लोग फीडिंग करते हैं उसको बोलते हैं कट ऑफ ग्रेड। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? द ग्रेड ऑफ ओर बिलो विच माइनिंग और प्रोसेसिंग इज अनइकोनॉमिकल। उस ग्रेड ऑफ ओर जिसके नीचे से, जिसके नीचे का अगर ग्रेड को हम लोग बोलेंगे तो वो उसको प्रोसेसिंग करना अनइकोनॉमिकल होगा, यानी कि इकोनॉमिकली वो बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा खर्चा होगा, इनकम कम होगा, या फिर हमारा बिजनेस ही सस्टेन नहीं करेगा, इतना लॉस होगा अगर उससे नीचे वाला ग्रेड को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तब। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? एवरेज ग्रेड ऑफ टोटल डिपॉजिट। जितना भी डिपॉजिट है सब में अलग अलग क्वालिटी का मटेरियल है, अलग अलग ग्रेड का मटेरियल है, सब ग्रेड का जो एवरेज है उसको बोलते हैं कट ऑफ ग्रेड। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? द ग्रेड ऑफ ओर थ्रू आउट द ओर बॉडी, यानी कि एंटायर ओर बॉडी में जितना जो ग्रेड है उसका जो एवरेज है या इसका जो ग्रेड है उसको बोलते हैं कट ऑफ ग्रेड। तो इसका सही आंसर क्या है? कट ऑफ ग्रेड। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, यानी कि द ग्रेड ऑफ ओर बिलो विच माइनिंग और प्रोसेसिंग इज ऑन इकोनॉमिकल, यानी कि ओर का उस ग्रेड का चीज़ ये है कट ऑफ ग्रेड, यानी कि उस क्वालिटी का चीज़ ये है जिसके नीचे माइनिंग या प्रोसेसिंग करना हमको लाभदायक नहीं हो। ऑन इकोनॉमिकल का मतलब लाभदायक नहीं होगा, उसको बोलते हैं कट ऑफ ग्रेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। अभी जो दो कलम है, कलम को हमको मैच करना है। पहला कलम में क्या है? ये जो ड्रिलिंग मेथड है जो उसके डिटेल दिया गया है, और कॉलम बी में क्या दिया है कि कितना डेप्थ तक वो इकोनॉमिकली काम करता है ये मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन जो कॉलम ए में क्या क्या है? परक्यूसिव विथ रॉड, केबल ड्रिलिंग, डायमंड ड्रिलिंग। और कॉलम बी में क्या दिया है? 600 मीटर, 2500 मीटर, 300 मीटर। अभी इसको मैच करें तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये
A3B1C2, A3B1C2। A3 मतलब क्या हुआ, यानी कि परकुसिव विथ रॉड वाला जो मेथड है ये 300 मीटर तक इकोनॉमिकल है, या फिर क्या बोलते हैं कि बेस्ट सुइटेड है। नेक्स्ट B1 यानी कि केबल ड्रिलिंग जो है वो 600 मीटर तक बेस्ट सुइटेड है। और जो ऑप्शन सी है डायमंड ड्रिलिंग का रेंज है 2500 मीटर, 2500 मीटर तक ये बेस्ट सुइटेड है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट मैच है, ठीक है, A3B1C2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ जॉ क्रशर। ये जो दिया है जॉ क्रशर का नाम, इनमें से एक्चुअली जॉ क्रशर को जो वेराइटी रहता है कौन सा सही है। ऑप्शन ए ब्लैक जॉ क्रशर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट जॉ क्रशर, ऑप्शन सी डोज जॉ क्रशर, ऑप्शन डी बोल रहे हैं ओनली ए एंड सी, ऑप्शन ई बोल रहे हैं ऑल ऑफ दिच। यानी कि जो जॉ क्रशर का वेराइटी होता है कौन सा वेराइटी सही है, ये एक जॉ क्रशर का वेराइटी है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ओनली ए एंड सी, यानी कि ब्लैक जॉ क्रशर और डोज जॉ क्रशर। इम्पैक्ट जॉ क्रशर करके ऐसे कुछ चीज़ है ही नहीं। जॉ क्रशर का मतलब ही है, जॉ क्रशर का जो फंक्शन इम्पैक्ट उसका जो प्रिंसिपल ही है इम्पैक्ट, यानी कि जॉ क्रशर में दो जॉ के बीच में हम और बॉडी को क्रश करते हैं, ठीक है। तो उसका का इम्पैक्ट एक्शन से ही वहाँ पे क्रशिंग होता है। तो इम्पैक्ट जॉ क्रशर मतलब नाम ही ऐसा कुछ नहीं है। जॉ क्रशर मतलब उसका प्रिंसिपल ही है इम्पैक्ट है, इसका नाम इम्पैक्ट जॉ क्रशर ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्लैक जॉ क्रशर और डोज जॉ क्रशर ये दो वेराइटी ऑफ जॉ क्रशर, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग ब्लास्टिंग एलिमेंट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशिएटर्स, यानी कि जो कॉलम ए है और कॉलम बी है ये दोनों को अगर हमको मैच करना है तो इसको सही से मैच करने के लिए बोल रहा है। कॉलम ए में क्या क्या है, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, डिटोनेटिंग फ्यूज, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। और कॉलम बी में क्या क्या है, मैच स्टिक, बूस्टर, एक्सप्लोडर, ऑर्डिनरी डिटोनेटर। दोस्तों अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में, इसको छोड़ दीजिए, इसको तो हम अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग जानते ही है ये तो बहुत इजी है। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा हार्ड टाइप का ऐसे मैचिंग वाला आए, आपके पास मैच करना हो आपको कॉलम ए और कॉलम बी को, तो उसका एक मेथड आपको बताता हूँ। आपको अगर मान लीजिए दो चीज़ का पता है, दो चीज़ का नहीं पता है, मान लीजिए कन्फ्यूजन है दो चीज़ में और दो चीज़ का आपका कन्फर्म है, तो पहले क्या कीजिए, पहले देख लीजिए अगर किसी एक का आंसर पता हो। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कॉलम ए का एक और कॉलम बी का एक जो सही मैच है उसको आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये आ रहा है आपका C1, मान लीजिए, यानी कि कॉलम ए का C और कॉलम बी का 1 मान लीजिए परफेक्टली मैच खा रहा है। तो आपको करना क्या है, जितना ऑप्शन दिया गया है, जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिया गया है, C1 कहीं पे है कितने ऑप्शन में, पहले वो देख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए कहीं पे भी नहीं है, एक ऑप्शन में C1 मिल गया आपको, ठीक है, और नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है मान लीजिए, तो आपको और बाकी सारी चीज़ देखना ही नहीं है, वही सही आंसर होगा। फिर भी आपको पूरा चुन लेना है, यही सही आंसर है, क्योंकि C1 आपको एक मैच मिल गया, बाकी 3 को छोड़ दीजिए, एक मैच मिल गया और नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है। तो अगर एक मैच मिल गया, आपको देखना है यही सेम मैच और दूसरा ऑप्शन में है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप दूसरा से देखना ही नहीं है, आपको वही सही आंसर पक्का होगा। मान लीजिए आपको मिला कि आपको जो मैच मिला था C1 वो 2 ऑप्शन में है और 2 ऑप्शन नहीं है, तो बाकी 2 ऑप्शन को हमको एनालिसिस करने का ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए ये इस केस का बात बोल रहा हूँ जिस केस में आपको एक्चुअली सही आंसर मालूम नहीं है, जो 4-5 को मैच कराना है उसमें 1-2 को अगर मालूम है, बाकी हमको कन्फ्यूजन है, उस केस में बोल रहा है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, मैच करने के टाइम में पूरा सबका सब आपका आंसर आना चाहिए। मान लीजिए ऐसा हुआ कि नहीं आ रहा है, तो उस केस के लिए बोल रहा हूँ,
ठीक है। तो अगर आपका जो सही मतलब आपका कॉन्फिडेंस है मतलब करेक्ट है, ये आंसर एक को भी मिल गया आपको, तो बाकी ऑप्शन में वही सेम मैचिंग वाला चीज़ देखना है कि ऑप्शन में कितना में है कितना में नहीं है। जितना में नहीं है उसको आपको छोड़ना है, उसका एनालिसिस ही नहीं करना है। तो इस टाइप का करने से आपको इजीली मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये तो सबको आता है, जो कॉलम ए कॉलम बी वाला इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल नहीं आता है किसी को, ठीक है, खाली इतना मालूम है कि सेफ्टी फ्यूज को मैच स्टिक में ही इग्नाइट करते हैं, यानी कि हमको एक सही मैच क्या मिल गया, B1 मिल गया, ठीक है। तो आप ऑप्शन में पहले देख लीजिए कितने ऑप्शन में B1 है। देखिए कोई भी ऑप्शन में B1 नहीं है सिवाय ए, ऑप्शन ए को छोड़ के, कि बाकी ऑप्शन में B1 नहीं है, तो हम बाकी चीज़ को हमको देखना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा ये है, लेकिन क्योंकि नॉन ऑफ दीज एक आंसर भी है, मान लीजिए ऐसा होगा कि आपका जो एक मैच आपको मिल गया है सेफ्टी फ्यूज मैच स्टिक से इग्नाइट करते हैं, B1 मिल गया है ऑप्शन ए में, BC में नहीं है, फिर भी नॉन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, यानी कि हो सकता है यही B1 मैच तो सही है आपको पता है, लेकिन A3 C4 D2 जो वो सही है कि नहीं क्या पता है आपको, वो हो सकता है गलत हो सकता है। तो इस केस में क्योंकि नॉन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बाकी सारी चीज़ को मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता और दूसरा कुछ ऑप्शन दिया होता, जैसे A2 A4 ऐसे करके कुछ दूसरा ऑप्शन दिया होता, तो हमको देखना ही नहीं था। अब हम जानते हैं ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एक मैच हमको मिल गया है B1 सेफ्टी फ्यूज को मैच स्टिक से ही इग्नाइट करते हैं करके, ठीक है, इनिशिएट करते हैं। सॉरी इग्नाइट मैं गलत बोल दिया, इग्नाइट तो बोल सकते हैं लेकिन इनिशिएट करते हैं, सही प्रॉपर वर्ड जो ब्लास्टिंग का है, इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमको पता चल गया कि ऑप्शन ए तो एक मैच मिल गया, अभी बाकी चीज़ मैच करते हैं। A3 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर एक्सप्लोडर, ये सही है। C4 यानी कि डिटोनेटिंग फ्यूज ऑर्डिनरी डिटोनेटर, ये भी सही है। D2 नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बूस्टर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेड टू हेड और हेड टू टेल कॉलिजन। कौन सा सेफ्टी फीचर्स आपको हेड टू हेड और हेड टू टेल कॉलिजन में प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शंस क्या क्या है, एंटी स्किड एंड टेलेंट प्रोटेक्शन, एर्गोनोमिक डिजाइन ऑफ ऑपरेटर केबिन, ऑडियो विजुअल अलार्म यानी कि AVA, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है, हेड टू हेड और हेड टू टेल कॉलिजन में कौन सा सेफ्टी डिवाइस हमको प्रोटेक्ट करता है, ये भी बहुत ईजी है, एंटी स्किड एंड टेलेंट प्रोटेक्शन। ये एंटी स्किड एंड टेलेंट प्रोटेक्शन जो नंबर का एक सेफ्टी डिवाइस है, वो प्रोटेक्शन कहाँ किसके लिए देता है, हेड टू हेड और हेड टू टेल कॉलिजन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्पेशली माइनिंग मेट और माइनिंग फोरमैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले इसको ना देखें, ऐसा नहीं है। आजकल आप जैसे देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि इसी टाइप का सेम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट आपके पास हम जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग वीडियो के दौरान डिस्कस करें। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा और अपना फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करने के लिए भी बोलूँगा। और इसी के साथ मेरे को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।